नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी एवं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम तथा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पाद शून्य होगा तब कुल उत्पाद होगा कैसा? क्या होगा? बढ़ता हुआ, घटता हुआ, अधिकतम, न्यूनतम। तो जब सीमांत उत्पाद शून्य होगा और तब कुल उत्पाद क्या होगा, इसको एक टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन में संबंध की सहायता से बताया जा सकता है। तो आरेख बनाते हैं और उस आरेख की सहायता से समझ सकते हैं कि इनके बीच कैसा संबंध होगा। ये आरेख जो है, यह आरेख है टोटल प्रोडक्शन का और यह आरेख बन जाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन का और यह हो गया एवरेज प्रोडक्शन का। अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद में क्या संबंध है। मतलब सीमांत उत्पाद जब शून्य होगा तो कुल उत्पाद क्या होगा। तो जब सीमांत उत्पाद यहाँ 0 है तो कुल उत्पाद क्या है, अधिकतम है, तो अधिकतम हो जाएगा। ये मतलब सी सही हो जाएगा, सी में अधिकतम दिया गया है। इसके अलावा उत्पादन की यह फर्स्ट अवस्था हो जाएगी, यह सेकेंड और यह थर्ड अवस्था हो जाएगी। फर्स्ट अवस्था में टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन सभी बढ़ रहे हैं। टोटल प्रोडक्शन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, शीर्ष हो रहा है, फिर घटने लगता है और एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है। एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे फर्स्ट अवस्था का अंत हो जा रहा है। इसी प्रकार से सेकेंड अवस्था में क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन घटती हुई दर से बढ़ने लगता है और एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, घटने लगता है। और थर्ड अवस्था में क्या है, थर्ड अवस्था में टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन सभी घट रहे हैं, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वह ऋणात्मक हो जा रहा है। मतलब सीमांत उत्पादन जो है ऋणात्मक हो जा रहा है। तो और थर्ड अवस्था का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो थर्ड अवस्था का प्रारंभ वहाँ से होता है जहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है और सीमांत उत्पादन 0 होता है। और यही एग्जाम में पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है, तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार से एक आरेख की सहायता से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, वह है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या संबंध होता है। तो इसको भी जान लेते हैं। टोटल यूटिलिटी, ये मान लेते हैं आरेख टोटल यूटिलिटी का है, कुल उपयोगिता का है, और यह आरेख जो है, यह आरेख मार्जिनल यूटिलिटी का है। तो पूछता है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या संबंध होता है। तो जब टोटल यूटिलिटी घटती दर से बढ़ रही है, या जब टोटल यूटिलिटी क्या है, घटती दर से बढ़ रही है, तो टोटल यूटिलिटी जब बढ़ती दर से बढ़ रही है या बढ़ती दर से बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब टोटल यूटिलिटी शीर्ष पर होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और जब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, घटने लगती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो जाती है। यह जब 0 है, एमयू जब 0 है तो टीयू शीर्ष पर है, सबसे अधिकतम है, और जब एमयू ऋणात्मक है तो टीयू क्या होने लगती है, घटने लगती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी 0, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों हो सकती है। टोटल यूटिलिटी वक्र बताता है कि उपभोग की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है कुल उत्पादन बढ़ता है, किंतु टीयू घटती दर से बढ़ता है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, घटती दर से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के बारे में अपवाह सिद्धांत संबंधित है किससे? एम विश्वेश्वरैया, सुभाष चंद्र बोस, BKRB राव, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में गरीबी के संबंध में जो अपवाह सिद्धांत है वह दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। ऑप्शन में दिया नहीं तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष जो है दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो कृषि जोत कर, जोतों की चकबंदी, जमींदारी उन्मूलन, जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण। तो जो कृषि जोत कर जो है यह भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। बाकी जोतों की चकबंदी, जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण और मजदूरी, जमींदारी उन्मूलन जो है यह भूमि सुधार के हिस्से हैं। भारत में अगर भूमि सुधार की बात की जाए तो भारत में भूमि सुधार तो
समयकाल के दौरान देखने को मिलता है। एक तो स्वतंत्रता के पहले और दूसरा स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के पहले जो भूमि सुधार है उनमें भूमि सुधारों में जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी प्रणाली या रैयतवाड़ी प्रणाली को शामिल किया जाता है। जमींदारी प्रणाली में क्या था? जमींदारी प्रणाली जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में चलाया गया था, जिसमें ज़मीन का स्वामी जो है जमींदार होता था। जमींदार किसानों से उत्पादन का निश्चित भाग लेता था तथा सरकार को लगान चुकाता था, और जमींदारी प्रणाली जो है भूभाग के 19% भाग पर लागू थी। अगली जो भूमि सुधार व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है भूमि सुधार के अंतर्गत इसमें ग्राम समुदाय का स्वामित्व होता था भूमि पर। इसको लागू करने का श्रेय विलियम बेंटिंग को जाता है, और यह आगरा, अवध और मध्य प्रदेश तथा पंजाब के क्षेत्रों में लागू थी। महलवाड़ी व्यवस्था भूभाग के 30% भाग पर लागू थी। अगली जो व्यवस्था थी भूमि सुधार की स्वतंत्रता के पहले, वह थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो मद्रास से लागू की गई, और मद्रास के बाद यह असम, महाराष्ट्र, बरार और पूर्वी पंजाब में लागू हो गई। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व जो है राज्य का होता था। भूमि पर जो स्वामित्व है वह राज्य का होता था। राज्य तथा कृषक के बीच प्रत्यक्ष संबंध था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे ज़्यादा भूभाग पर 51% भूभाग पर लागू थी। तो स्वतंत्रता के पहले जो भूमि सुधार की प्रक्रिया थी उसमें जमींदारी प्रणाली, महलवाड़ी प्रणाली और रैयतवाड़ी प्रणाली प्रमुख थी। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो भारत में भूमि सुधार लागू किया गया, उसमें भूमि सुधारों में जमींदारी उन्मूलन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया, और 1952 में सभी राज्यों में यह विधेयक पारित हो गया था। इसके अलावा काश्तकारी सुधार लागू किया गया, कृषि जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण किया गया, सहकारी खेती की शुरुआत की गई, हदबंदी या मेड़बंदी की प्रणाली के माध्यम से भूमि सुधार करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा कृषि जोतों के आकार का निर्धारण किया गया, और कृषि जोतों के आकार के निर्धारण की अगर बात की जाए तो कृषि जोतों को 5 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया, जिसमें सीमांत भूमि, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि या 2 एकड़ से कम भूमि होती थी, उन्हें सीमांत भूमि कहा गया। लघु भूमि, जिसमें 1 से 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन जिन किसानों के पास होती थी उसे लघु भूमि कहा जाता था। लघु मध्यम भूमि 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम भूमि 4 से 10 हेक्टेयर, और बड़े 10 हेक्टेयर के ऊपर की भूमि को बड़े किसान कहा गया था। तो कृषि जोतों के आधार पर किसानों का वर्गीकरण किया गया, जिसमें सीमांत भूमि या सीमांत कृषक किसे कहा जाता है, यह बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो जिनकी भूमि 1 हेक्टेयर से, जिन किसानों के पास भूमि 1 हेक्टेयर से कम होती है, या कह सकते हैं 2.5 एकड़ से कम होती है, उन्हें सीमांत किसान कहा जाता है। 1970-71 में कृषि गणना प्रारंभ की गई, और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर कृषि गणना शुरुआत की गई। इसके अलावा सिंचाई सुधार कार्यक्रम चलाया गया, कृषि वित्त कार्यक्रम चलाया गया। कृषि वित्त कार्यक्रम में नाबार्ड की स्थापना की गई। तो यह भारत में स्वतंत्रता के बाद कुछ भूमि सुधार कार्यक्रम थे। इसके अलावा वर्तमान में भी बहुत सारे भूमि सुधार के संबंध में काम चल रहे हैं, जिसमें सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण योजना आदि प्रमुख कार्यक्रम हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से इसमें जो कर है, कृषि जोत पर कर लगाने का प्रावधान जो है भूमि सुधार का हिस्सा नहीं माना गया है। क्लासिकल लेखक जल हीरा विरोधाभास को सुलझा नहीं पाए हैं, क्योंकि वे भेद नहीं कर पाए हैं किसमें, एयू तथा टीयू में, एमयू तथा टीयू में, एयू तथा टीयू में, एमयू तथा एमसी में। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री हीरा तथा जल विरोधाभास नहीं सुलझा पाए हैं, क्योंकि वह मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में भेद नहीं स्पष्ट कर पाए हैं। हीरा और जल विरोधाभास का एडम स्मिथ संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं, और वह इसमें फंस जाते हैं। मार्शल हीरा जल विरोधाभास को ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के आधार पर स्पष्ट करते हैं, और बताते हैं कि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने से इसकी सीमांत उपयोगिता कम है, इसलिए इसको कीमत कम दिया जाता है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत कुल उपयोगिता के आधार पर न देकर सीमांत उपयोगिता के आधार पर दिया जाता है। हीरे की धरती पर उपलब्धता कम है, इसलिए इसकी सीमांत उपयोगिता ऊंची है, इसलिए हीरे को कीमत ऊंची दी जाती है। इस प्रकार हीरा जल विरोधाभास समस्या का समाधान मार्शल सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर एमयू और टीयू के संबंध को बताकर करते हैं। तो इस प्रकार से 4 का सही आंसर क्या है? 4 का सही आंसर बी है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, जिस कर का दबाव एवं भार एक ही व्यक्ति पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो जिस कर का दबाव एवं भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है
उसे क्या बहुकर, अप्रत्यक्ष कर, प्रतिगामी कर या प्रत्यक्ष कर कहा जाता है? कौन सा कर कहा जाता है? तो जिस कर का दबाव एवं भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत रखा जाता है। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर की और परिभाषाएं जान लेते हैं। प्रत्यक्ष कर लेने और कर देने के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता है प्रत्यक्ष कर में, तथा सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है वही व्यक्ति वास्तविक रूप से कर का भुगतान करता है। या कह सकते हैं जिस कर का कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता है उसे प्रत्यक्ष कर कह सकते हैं। या इसके अलावा कह सकते हैं जो कर विवर्तन योग्य नहीं होता है उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। मतलब जिस पर लगाया जाता है वही कर अदा करे तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर के अगर एग्जाम्पलों की बात की जाए तो आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, संपदा कर, उपहार कर, असामान्य लाभ कर, प्रतिभूति लेन देन कर, पूंजी लाभ कर, पिग्यूबियन टैक्स और टोबिन टैक्स को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, निगम कर। अप्रत्यक्ष कर नहीं है तो निगम कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। क्यों? क्योंकि निगम कर फैक्ट्रियों द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता है, कोई बिचौलिया नहीं होता, अर्थात फैक्ट्रियों पर सरकार कर लगाती है, डायरेक्ट फैक्ट्री जो है सरकार के पास कर जमा करता है, इसलिए निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है। बाकी उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल है। अप्रत्यक्ष कर किसे कहा जाता है? तो सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है, कर उस व्यक्ति द्वारा ना अदा किया जाए बल्कि दूसरे पर टाल दिया जाए तो ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। या कह सकते हैं जिस कर का कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्ति पर पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। कराघात का मतलब होता है कर का आरंभिक मौद्रिक मूल्य और करापात का मतलब होता है कर का अंतिम मौद्रिक मूल्य। या कह सकते हैं जो कर विवर्तन योग्य होता है, जो कर विवर्तन योग्य होता है अर्थात जिसको टाला जा सकता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पलों की अगर बात की जाए तो अप्रत्यक्ष कर में सीमा कर, सेवा कर, सा से सीमा सा से सेवा, और उत्पाद कर, बिक्री कर और जीएसटी तथा मनोरंजन कर को अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो समय के हिसाब से बदलती गई हैं। क्या है? सबसे पहले 1976 में मैनवेट प्रारंभ किया गया। मैनवेट 1976 में, मोडवेट 1986 में, सेनवेट 2001 में, वैट या वैट और जीएसटी की प्रक्रिया है एक प्रकार से 2005 में, और जीएसटी 1 जुलाई 2017। तो यह एक प्रकार से जीएसटी तक पहुंचने की प्रक्रिया है। 1976 में विनिर्मित मूल्यवर्धित कर मैनवेट को लागू किया गया, 1986 में मोडवेट को लागू किया गया, 2001 में सेनवेट को लागू किया गया, जीएसटी 2005 में लागू किया गया और वैट 2005 में लागू किया गया और जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। मैनवेट के 10 वर्ष बाद 1976 में मोडवेट लागू किया गया था, जिसको दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। 1986 को मैनवेट बीपी सिंह के समय यह लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन है शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक जो है पीटर पायर है। 1971 में पीटर पायर ने शून्य आधार बजट अवधारणा का प्रतिपादन किया था। शून्य आधारित बजट का मतलब होता है कि बजट के प्रत्येक मद को नए सिरे से लागू किया जाए या नए सिरे से बनाया जाए, जिसे सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है। सर्वप्रथम अमेरिका ने सूर्यास्त बजट का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है उत्पादन फलन हेतु कुशलता की दर को मापा जाता है। तो उत्पादन फलन हेतु कुशलता की दर जो है आगत निर्गत अनुपात के माध्यम से मापी जाती है। 8 का सही आंसर डी है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, प्रतिष्ठ मुद्रा है क्या है? विधिग्राह्य मुद्रा, आंतरिक मूल्यहीन मुद्रा, ए था बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिष्ठ मुद्रा जो है आंतरिक मूल्यहीन मुद्रा का एग्जाम्पल है, बी सही है उन 9 का। अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस के लेखक कौन है? तो मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस के लेखक डॉन पेटिंगटन है। ए 10 का सही आंसर ए है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन, रुपए को भुगतान शेष के चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। तो रुपए को भुगतान शेष के चालू खाते में परिवर्तनीय अगस्त 1994 में बनाया गया था। 1994 डी ऑप्शन सही है, अगस्त 1994। सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन जो है जेम्स ड्यूजनबरी ने किया था। 12 का सही आंसर सी है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, उनके में से कौन सी आय की असमानता की माप नहीं करता है? कुजनेट्स वक्र, लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक, इनमें से कोई नहीं। तो कुजनेट्स वक्र जो है आय की असमानता की माप नहीं करता है। बाकी लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक और यह जो है आय की असमानता की माप करते हैं।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, प्लानिंग द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग द पुअर नामक पुस्तक के लेखक जीएस मिन्हास हैं। जीएस मिन्हास सी ऑप्शन में दिया गया है। 14 का सही आंसर सी है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, वस्तु के आयात तथा निर्यात पर लगाया गया नियंत्रण क्या कहलाता है? कोटा, तटकर, प्रशुल्क, अनुदान। तो वस्तु के आयात और निर्यात पर लगाया गया जो नियंत्रण है वह कोटा कहलाता है। 15 का सही आंसर ए है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में कृषि की आधारशिला का श्रेय किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है? किस प्रकार के अर्थशास्त्री? परंपरावादी स्कूल के जो अर्थशास्त्री हैं, या प्रकृतिवादी स्कूल के अर्थशास्त्री, जर्मन ऐतिहासिक स्कूल, या ऑस्ट्रेलियन स्कूल? तो भारत में कृषि की आधारशिला का श्रेय जो है प्रकृतिवादी कृषि अर्थशास्त्र की कह सकते हैं। भारत में कृषि अर्थशास्त्र की आधारशिला का श्रेय जो है प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों को दिया जाता है। 20 है ये 16 का। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, मांग में परिवर्तन का अर्थ है? तो मांग में परिवर्तन का अर्थ क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि या ह्रास, किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि या ह्रास, किसी वस्तु की पूरक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि या ह्रास, मांग वक्र का स्थान परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन का अर्थ होता है मांग वक्र का स्थान परिवर्तन। 17 का सही आंसर डी है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम जो है वह काहन द्वारा दी गई थी। ए ऑप्शन सही है, काहन। लेकिन गुणक की अवधारणा जो काहन ने दी थी वह गुणक जो है वह रोजगार गुणक से संबंधित था। काहन का गुणक जो है वह रोजगार गुणक कहलाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद कीन्स ने गुणक की व्याख्या प्रतिपादित की, और कीन्स द्वारा जो गुणक दिया गया वह निवेश गुणक कहलाता है। निवेश गुणक कहलाता है। कीन्स गुणक उपभोग प्रवृत्ति के दिए हुए होने पर समस्त रोजगार एवं आय और निवेश के बीच यथार्थ संबंध स्थापित करता है तथा गुणक हमें बताता है कि जब निवेश में कोई वृद्धि की जाए तो आय में जो वृद्धि होगा वह निवेश में की गई वृद्धि की के गुना होगा। के गुना मतलब गुणक के गुना होगा। तो गुणक बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई। डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? आय में परिवर्तन, और डेल्टा आई हो जाएगा निवेश में परिवर्तन। तो गुणक के मूल्य को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निर्धारित करती है तथा यह सीमांत बचत प्रवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। अगर गुणक ये के बराबर हो जाएगा डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई, या कह सकते हैं गुणक बराबर हो जाएगा एक के बराबर हो जाएगा 1/MPS हो जाएगा, 1/MPS हो जाएगा। अगर MPS की बात की जाए, MPS किसे कहा जाता है? तो MPS बराबर डेल्टा S अपान डेल्टा वाई। और इसी प्रकार से अगर MPC की बात की जाए तो MPC बराबर हो जाएगा MPC, यह भी एग्जाम में सूत्र पूछा जाता है। MPC बराबर हो जाएगा डेल्टा C अपान डेल्टा वाई, डेल्टा C अपान डेल्टा वाई। अगर MPC और MPS के बीच संबंध की बात की जाए गुणक के, तो के बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस MPC। मतलब जब गुणक का मूल्य बढ़ेगा तो MPC का मूल्य भी बढ़ेगा। अर्थात कह सकते हैं गुणक और MPC के बीच सीधा संबंध होता है। इसके अलावा के बराबर हो जाएगा 1/MPS। अर्थात कह सकते हैं कि गुणक और MPS में जो है विपरीत संबंध होता है। जब गुणक अगर कम होगा तो MPS बढ़ेगा, और अगर गुणक बढ़ेगा तो MPS क्या होगा? घटेगा। तो MPC और गुणक में सीधा संबंध होता है और MPS और गुणक में विपरीत संबंध होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर, त्वरक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो त्वरक सिद्धांत का प्रतिपादन JM क्लार्क ने 1917 में किया था। ये सही है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, यह कथन किसका है? तो अर्थशास्त्र त्वरक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है क्लार्क ने किया था। त्वरक का सूत्र क्या होता है? तो डेल्टा आई अपान डेल्टा सी, यह एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। डेल्टा आई अपान डेल्टा सी, डेल्टा आई क्या है? निवेश में परिवर्तन, और डेल्टा सी बराबर उपभोग में परिवर्तन की बात करता है। हिग्स जो है गुणक और त्वरक के बीच वैवाहिक संबंध की बात करते हैं तथा बताते हैं कि ये हिग्स क्या बताते हैं? डेल्टा आई अपान ओ वाई की बात करते हैं।
तो अगला जो क्वेश्चन है वह है अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन केन्स का है। अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा पद्धति है, यह कथन केन्स ने कहा है। यह उक्ति जो है केन्स के द्वारा कही गई है। अगला क्वेश्चन है कार्प डगलस उत्पादन फलन के घातांक मापक हैं। आगम गहनता के, आगमों के उत्पादन, लोचकता के, उत्पादन के सभी साधनों का उत्पादन में अंशदान का, उपरोक्त सभी। तो यह सभी हो जाएगा। कार्प डगलस उत्पादन फलन के घातांक मापक हैं उपरोक्त सभी के। अगला है विश्व व्यापार संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अंग है, नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, नहीं है। एक अमेरिकी संस्था है, यह भी नहीं है। गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, तो डी सही है। गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्यों? क्योंकि 1984 से 1993 तक उरुग्वे चक्र की जो है घोषणा वार्ता के दौरान मार्केस घोषणा पत्र के तहत 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई, और WTO की स्थापना जो है गैर सदस्यों द्वारा की गई थी, जिसका संस्थापक सदस्य भारत भी है। और वर्तमान में WTO में जो है कितने 164 सदस्य देश हैं। अंतिम WTO का सदस्य देश जो है अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है तरलता जाल की स्थिति को किसने विकसित किया? तो पीगू ने तरलता जाल की केन्स ने तरलता जाल की स्थिति को विकसित किया है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा क्या? केन्स हो जाएगा। बी ऑप्शन में बी सही है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित है? तो इस चित्र में जो है E1 से E0 से E की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें कह सकते हैं विस्तार, मांग में विस्तार कह सकते हैं। तो मांग में विस्तार सी ऑप्शन में है, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी फर्म का और उद्योग का औसत आय वक्र एक ही होता है? एकाधिकार में, पूर्ण प्रतियोगिता में, अल्पाधिकार में। तो किसी फर्म और उद्योग का औसत आय वक्र एक ही होता है, वह एकाधिकार में होता है। किसी फर्म और उद्योग का औसत आय वक्र एक ही होता है, एकाधिकार में होता है। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा क्या है? थोड़ा सा विशेषताओं को जान लेते हैं। अगर एकाधिकार मोनोपोली, मोनो का मतलब होता है एक, पोली का मतलब होता है विक्रेता। तो कह सकते हैं ऐसी बाजार जिस बाजार में वस्तु का एक विक्रेता हो तथा क्रेता अधिक हो, ऐसी बाजार को मोनोपोली या एकाधिकार बाजार कहा जाता है। एक विक्रेता होने से पूर्ति पर विक्रेता पूर्ण नियंत्रण रखता है, अर्थात कह सकते हैं प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती हैं। और यह भी कह सकते हैं कि पूर्ति वक्र का अभाव होता है एकाधिकार बाजार में, तथा एकाधिकार या कह सकते हैं एकाधिकारी को वस्तु की कीमत या पूर्ति में से किसी एक पर ही नियंत्रण प्राप्त होता है। गिफिन बताते हैं कि जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच शून्य होती है उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। चेम्बरलिन कहते हैं बाजार की वह दशा जहां केवल एक ही विक्रेता या एक फर्म होती है उसे एकाधिकार प्रतियोगिता कहा जाता है। रॉबिन्सन क्या कहती हैं? एकाधिकार की परिभाषा देते हुए बताती हैं कि जिस बाजार में मांग की लोच इकाई से कम होती है उसे क्या कहते हैं? एकाधिकार बाजार कहते हैं। तो या कह सकते हैं कि एकाधिकार बाजार में मांग की लोच जो है 0 से अधिक और इकाई से कम होती है। अगर विशेषताओं की बात की जाए तो एकाधिकार बाजार में केवल एक विक्रेता होता है, मांग की लोच ऋणात्मक या इकाई से कम होती है, या मांग की लोच कह सकते हैं ऋणात्मक होती है, डी इकाई से कम होती है। यह है डी वक्र या AR वक्र होता है। मांग की आड़ी लोच क्या होती है? 0 होती है और स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। वस्तु की पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकार में पूर्ति वक्र का अभाव पाया जाता है। यहाँ फर्म संतुलन को ही उद्योग का संतुलन कहा जाता है। या एकाधिकार बाजार में और एकाधिकार बाजार में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी फर्म का और उद्योग का औसत आय वक्र एक ही होता है, तो वह एकाधिकार बाजार में होता है। तो यही बात है कि एकाधिकार में पूर्ति वक्र का अभाव होता है और यहाँ जो है फर्म संतुलन को ही उद्योग का संतुलन कहा जाता है। अर्थात एकाधिकार बाजार में उद्योग और फर्म का जो पूर्ति वक्र होता है वह एक ही होता है, वह यही होता है। यह होता है एकाधिकार बाजार में फर्म और उद्योग का पूर्ति वक्र होता है। एक ही फर्म होती है और वही उद्योग होता है। वस्तु की उत्पादन एवं पूर्ति एक ही होती है। इसके अलावा एकाधिकारी फर्म कीमत निर्माता होती है और परफेक्ट कंपटीशन जो है वह उसमें जो है परफेक्ट कंपटीशन में कीमत निर्धारण जो है बाजार करती है। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है और फर्म वहाँ कीमत निर्धारित करती है जहाँ लाभ अधिकतम होता है। जहाँ पर क्या होता है
MCMR बराबर होती है वहाँ पर लाभ अधिकतम होता है और यहीं पर फर्म जो है कीमत का निर्धारण करती है। इसके अलावा कह सकते हैं कि एकाधिकार में कीमत विभेदीकरण की विशेषता पाई जाती है। एक ही वस्तु के लिए उपभोक्ता भिन्न भिन्न कीमत वसूल सकता है, उसे क्या कहा जाता है? कीमत विभेदीकरण कहते हैं। एकाधिकार का सैद्धांतिक महत्व होता है, व्यवहारिक जीवन में यह लागू नहीं होती। एकाधिकारी प्रतियोगिता जो है सैद्धांतिक महत्व की होती है और एकाधिकार फर्म में अगर संतुलन की बात की जाए तो मांग का ढाल जो है ऋणात्मक होता है। एकाधिकार में मांग का ढाल ऋणात्मक होता है और मांग की लोच इकाई से कम होती है, आड़ी लोच 0 होती है, स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है तथा मांग की लोच नीचे गिरती हुई होती है। यह MR वक्र हो जाएगा, यह AR वक्र हो जाएगा। अब इसमें संबंध कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, AR और MR में क्या संबंध है एकाधिकार के संदर्भ में। तो जहाँ पर MR 0 होती है वहाँ मांग की लोच जो है यह इकाई के बराबर होती है। यहाँ मांग की लोच E बराबर 1 होती है और MR के धनात्मक होने पर मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। तो MR इधर या धनात्मक है तो मांग की लोच क्या हो जाएगी? MR धनात्मक है तो मांग की लोच क्या हो जाएगी? इकाई से अधिक। यहाँ पर मांग की लोच इकाई से अधिक हो जाएगी और MR के ऋणात्मक होने पर, यहाँ MR ऋणात्मक है तो मांग की लोच जो है इकाई से कम हो जाएगी। तो यह संबंध AR और MR में बताया गया है। अगर AR और MR के सूत्र की बात की जाए तो औसत आय बटे औसत आय माइनस सीमांत आय, अर्थात कह सकते हैं AR बटे AR माइनस CMR। यह सूत्र है AR और MR का, यह सूत्र हो जाएगा AR और MR का। तो एकाधिकार बाजार में फर्म मांग की ढाल जो है ऋणात्मक होती है, मांग की लोच इकाई से कम होती है और मांग की आड़ी लोच 0 होती है। और पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है और मांग की लोच धनात्मक होती है। अच्छा, AR MR में संबंध जो है फिर से एक बार बता लेते हैं। E बराबर होता है AR बटे AR माइनस MR। यह एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। या कह सकते हैं MR बराबर AR E माइनस 1 बटे E हो जाएगा। या कह सकते हैं MR बराबर AR 1 माइनस 1 अपान E हो जाएगा। या कह सकते हैं MR बराबर AR बराबर, ये AR बराबर हो जाएगा AR बराबर MR E ब्रैकेट में E बटे E माइनस 1 हो जाएगा। तो यह संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया देश बना 20वां देश बना है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया गया, मनाया गया और 2023 को मनाया गया था। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को 28 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं और रिवीजन की दृष्टि से भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।